सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र 2022 में इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था खाद्यान्न फसलें, हरित क्रांति, कृषि, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और आज का हमारा टॉपिक होगा नकदी फसलें, जिसमें पहली नकदी फसल पढ़ेंगे हम, यानी कि वाणिज्यिक फसल पढ़ेंगे कपास। तो कपास के बारे में पहले हम समझेंगे। भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है। मुद्रादायी फसल का मतलब होता है क्या, कि जिस फसल को बेच के अधिक से अधिक पैसा या प्रॉफिट कमाया जाता है, जिसको हम कैश क्रॉपिंग भी कहते हैं। कैश क्रॉपिंग मतलब पैसे कमाने, या वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं, जिससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? मालवेसी कुल का। यह प्रश्न पूछा जाता है। कपास की विश्व में दो मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। एक होता है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन अर्थात देशज कपास, और दूसरा होता है अमेरिकन कपास। कपास भारत का देशज पौधा है, क्योंकि इस कपास का जिक्र आपको ऋग्वेद जैसे, मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। और आपने अगर जो हड़प्पा संस्कृति पढ़ी होगी, तो हड़प्पा वासियों को भी कपास का ज्ञान था और वो सूती वस्त्रों का निर्माण करते थे। तो एकदम प्राचीन स्थिति से जो है कि हमारे भारत में इसका ज्ञान था लोगों के पास। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। और भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त हुआ। वर्धित उत्पादन का मतलब अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हुआ। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, और इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान चाहिए होता है। 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक। और वर्षा की बात करें, अच्छा, उच्च तापमान चाहिए होता है, और 210 दिन की पाला और ओला रहित अवधि, यानी स्वच्छ आकाश, साफ सुंदर आकाश, अर्थात जाड़े की अवधि इसमें नहीं चाहिए होती है। तेज व चमकदार धूप, जितनी तेज व चमकदार धूप होगी, उतना ही जो है कि कपास का जो फूल होता है जिसमें रुई निकलती है, बहुत अधिक शाइनिंग के साथ अच्छी खिलेगी। और वर्षा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, एक औसतन वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार जो है कि 2020-21 में प्रमुख फसलों के संदर्भ में कपास की खेती 13 मिलियन हेक्टेयर पर की गई है। और उत्तरी पश्चिम व पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे के सारे उत्पादक राज्य हैं इसके। वहीं इकोनॉमिक सर्वे 19-20 के अनुसार चलें तो कपास उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात एवं तेलंगाना। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे 2023 में, तो कपास का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात करता है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है, जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। और कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण कहते हैं, यानी कि वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में मालवा पठार एवं नर्मदा घाटी क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पे? नर्मदा घाटी क्षेत्रों में भी की जाती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़, धार, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद और राजगढ़ हैं। खंडवा, खरगोन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। एमपी में कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कपास की पैदावार करने में आज 2023 में पहले, दूसरे, तीसरे, इन तीनों नंबर पे कौन से राज्य आ रहे हैं, उसकी लिस्ट आपको बतानी है। क्या बतानी है? उसकी लिस्ट आपको बतानी है। ओके, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, अर्थात पाला रहित होना चाहिए। विकास के लिए कम से कम 210 दिन पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा में नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल होता है। यह फसल कौन सी है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, और ये आईएएस प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। ये कपास की बात की जा रही है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि कपास के लिए कितनी जो है कि वर्षा चाहिए होती है और कितनी जो है कि पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। तो कपास इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। ये उत्तर पश्चिमी का मतलब गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया और कर्नाटक हो गया। इसकी बेल्ट में ज़्यादातर खेती इसकी की जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो है कि स्टेट है, तो अगर हम देखते हैं कपास उत्पादक, ये तो तत्कालीन प्रश्न की बात हो रही है, जो महाराष्ट्र की बात हो रही है। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के अग्रणी 3 कपास उत्पादक राज्य थे: महाराष्ट्र,
गुजरात और तेलंगाना। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं कि 2023-24 का बजट आ चुका है और 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है केंद्र सरकार का। तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देखिए और उसमें बताइएगा कि कपास के 3 अग्रणी स्टेट कौन से हैं। आपको एक और सूचना दे दूं कि हम जल्दी ही यूपी के बजट की भी एक छोटी सी वीडियो लाएंगे जिसमें यूपी के बजट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जो आपके पीसीएस की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और आपको प्रत्येक संडे आपको जो है कि एक मैराथन क्लास दी जाएगी, जिससे अभी मैंने कल ही लास्ट क्लास दी थी एक पॉलिटी की, इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी की 2 मैराथन डाल दी हैं। अगली मैराथन आपको अगले संडे को मिलेगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी की भी हम मैराथन दे सकते हैं आपको। तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ये मैराथन जरूर मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खंडवा, खरगोन को कहा जाता है, जो कि एमपी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत वर्ण के नाम से जानी जाती है, अर्थात वाइट गोल्ड के नाम से? तो कपास को कहा जाता है महाराष्ट्र में वाइट गोल्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। बिल्कुल, भारत में कपास जो है कि बहुत प्राचीन काल से, जिसके प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता से भी मिलते हैं। विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है और जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन हुआ है, अर्थात कपास की संकर प्रजाति का विकास किया गया है। 2 कपास की अलग अलग जो है कि प्रजातियों को मिला के एक एडवांस प्रजाति बनाई गई है, जिससे प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पत्तियों से, तने से, बीज से या मूल से? तो कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं, बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गन्ने की फसल भी बहुत अधिक होती है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 है। यूपी जो है कि गन्ना प्रोडक्शन में अधिक है, लेकिन गन्ने से चीनी बनेगी, गुड़ बनेगा, सीरा बनेगा, क्या बनेगा ये अलग बात है। लेकिन चीनी का प्रोडक्शन करने में महाराष्ट्र नंबर 1 है और चीनी गन्ने से ही बनती है। तो वहाँ पर कपास और गन्ने में कॉम्पिटिशन होता है। किस लिए होता है? कि सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिंचाई के साधन संपन्न होते हैं, तो सिंचाई से गन्ने की खेती अच्छी हो जाती है, न कि कपास की, क्योंकि कपास में सिंचाई उतनी नहीं होती है। यहाँ देखते हैं कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल बन गया है और गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद भी होती है, पैसा भी अधिक देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? अब यह प्रश्न 2017 का है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन दे दिया है कि औसतन उत्पादन। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे, तो कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है। कौन करता है? गुजरात। 2018-19 के अंतिम डेटा के अनुसार औसतन उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है और 18-19 के देश में औसतन उत्पादन 454.43 किलोग्राम हेक्टेयर था। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो हमारा गन्ना है। ये भी एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, खासकर यूपी की तो सबसे प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। तो यूपी स्पेशल में आपको गन्ना की जानकारी पूरी होनी चाहिए, तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को भी। तो देखिए, गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कौन सा पौधा है? उष्ण कटिबंधीय। परंतु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी, जैसे गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में उगाया जाता है। गर्म मतलब कि थोड़ा सूखा पड़ना और आर्द्र मतलब थोड़ा नमी युक्त। अब अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मेरठ, बागपत, सहारनपुर और शामली, ये सब आप देखेंगे कि उत्तराखंड के नज़दीक होने की वजह से थोड़ा सा शुष्क एरिया के साथ साथ नमी युक्त भी रहता है, यानी हल्की ठंडक भी रहती है। तो इधर भी बहुत अच्छी अच्छी खेती होती है गन्ने की, इसीलिए उष्ण कटिबंधीय होने के साथ साथ उपोष्ण कटिबंधीय भी होता है। और ये ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। जैसे कपास की बात करें तो मालवेसी कुल का पौधा है और यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। गन्ना की फसल सामान्यतः 21 से 27 डिग्री तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है इसमें।
भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश और उसके बाद फिर महाराष्ट्र में आती है, अर्थात कि सबसे अधिक खेती उत्तर प्रदेश में होती है, फिर महाराष्ट्र में होती है। भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ने का है, यानी कि सबसे अधिक जो खेती होती है सिंचाई के द्वारा वो गन्ने की होती है। 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान आंकड़ों के अनुसार गन्ना 3 अग्रणी राज्य पैदा कर रहे हैं। कौन से? एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। अच्छा, गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम जिसे हम धारणीय गन्ना उपक्रमण या सतत गन्ना पहल या सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव पद्धति भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार के लिए 2009 में किया गया था। तो गन्ने की प्रोडक्शन अधिक हो, गन्ने में जो रोग लगते हैं वो रोग कम लगे, गन्ने की पैदावार ज़्यादा हो, किसानों को प्रॉफिट अधिक हो, इसके लिए सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव चालू किया गया था सरकार के द्वारा 2009 में। इस पद्धति का प्रारंभ इक्रिसैट एवं WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया। कृषि की प्रारंभिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इस पद्धति में ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतराशन की ज़्यादा गुंजाइश होती है। इस पद्धति में अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसने किसने गन्ने की खेती की है। देखिए, मैंने तो गन्ने की खेती की है, तो मैं गन्ने के बारे में बहुत अच्छे से जो है कि चीज़ों को देखता हूँ बारीकी से। इसको जो है कि अच्छा आपको बताएं कि गन्ने का कोई बीज नहीं होता है, गन्ने की कोई जड़ नहीं होती है। जो हम लोग गन्ना खाते हैं तो एक लंबे लंबे पीस होते हैं ना गन्ने के, बीच बीच में करीब 10-12 पीस होते हैं, तो उन्हीं पीसेस को ही काट काट के गन्ने को बोया जाता है और वही गन्ने को पैदा करता है। गन्ने का कोई अलग से बीज या जड़ वगैरह या पेड़ नहीं होता है। और गन्ना वार्षिक जो है कि फसल होती है, क्योंकि गन्ना ज़मीन में कम से कम 9 महीने तक खड़ा रहता है, 9-10 महीने तक वो खेत को कब्जा किया रहता है। बाकी कोई और फसल नहीं होने देता है या और कोई फसल की खेती आप नहीं कर सकते हैं। गन्ने में इतना लंबा समय लगता है, इसलिए इसको सालाना फसल या वार्षिक फसल के रूप में भी जानते हैं कि ये पूरे वर्ष भर खेतों में खड़ी रहती है। और भी चीज़ें समझते हैं हम यहाँ पे। भारत में गन्ने के प्रजनन केंद्र का कार्य जो कोयम्बटूर करता है, कौन करता है? कोयम्बटूर करता है। तो आगे देखते हैं इसमें कि गन्ने का जो प्रजनन कार्य है वो कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान यानी क्या खोला गया? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी और 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का भाग बना दिया गया, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का भाग बनाया गया। गन्ने की अर्धसाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी बुआई जुलाई-अगस्त में होती है और यह पकने के लिए कम से कम 16 से 18 महीने का समय लेती है। अर्थात आप देख सकते हैं कि 1 साल से 1.5 साल का समय लग जाता है इसको पकने में। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर आता है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी और अब यह दोबारा शुरू कर दी गई है योगी सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला या चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। 1960 में उत्तर प्रदेश व बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे, किंतु बाद में दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता और ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण इस उद्योग का हस्तांतरण हो गया, यानी अब इसका उत्पादन सबसे अधिक दक्षिण भारत की तरफ होने लगा है। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है। यहाँ गन्ने में शर्करा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान और महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान था। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि सूती वस्त्र जो है कि कृषि आधारित उद्योग है, फिर दूसरे स्तर पे चीनी उद्योग आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा। इस संदर्भ में ब्राज़ील पहले और यूरोपियन यूनियन तीसरे स्थान पर था। लेकिन विपणन वर्ष 2020-21 में विश्व में चीनी का कुल उत्पादन 180.1 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें भारत का हिस्सा 33.76 मिलियन टन और ब्राज़ील का 42.05 मिलियन टन रहा। ब्राज़ील से चीनी का निर्यात 32 मिलियन टन था और वर्ष 2020-21 में भारत में चीनी का उत्पादन विश्व उत्पादन का 18.74% था। तो वर्तमान में क्या प्रश्न आपके सामने बन सकता है कि
कौन सा राज्य सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता है, तो यूपी करता है। कौन सा राज्य चीनी का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है, यानी चीनी उत्पादित करता है चीनी, तो वो महाराष्ट्र करता है। तो आइए अब इस पर कुछ एमसीक्यूज पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, तो गन्ना। गन्ने को जो है कि कम पानी की आवश्यकता होती है और अच्छी खेती हो जाती है। यहाँ पे लिख रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में न्यूनतम जो जल दक्ष है वो लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल गन्ना है, अर्थात गन्ना उगाने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। ओके, ये ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि आती है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो गन्ना। गन्ना जो है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में सही क्रम बताइए। देखिए ये प्रश्न तो सन 2000 का है, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे। थर्ड और फोर्थ जो है कि इसमें आप क्रम को अभी क्लियर मत रखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2020-21 के डेटा के अनुसार दिया है कि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक और चौथे पे गुजरात और पाँचवें पे तमिलनाडु है चीनी उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो ये 2011 का प्रश्न है, तो बिहार उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे तो पहले यूपी है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आता है सेकंड नंबर पे। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे तो यूपी और महाराष्ट्र आता है। अब देखिए यहाँ पे दिया 2020-21 के अनुसार 8 राज्यों क्रम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7 है, गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अनुक्रम। तो ये जो है कि सही अनुक्रम, इससे बेहतर है कि आप इसे फिर से याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब। तो स्टार्टिंग के अगर 4 राज्यों को भी देखेंगे तो यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात है। तो आपको ये याद ऐसे करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक बाई प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। 1 और 2 तो सही है, लेकिन केवल और केवल गन्ने से ही चीनी बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हमें कच्चे माल के रूप में पानी भी चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, केवल चीनी ही नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक बाई प्रोडक्ट है जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। प्राप्त खोई का उपयोग भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं वरन चुकंदर से भी होता है। अगले प्रश्न को देखें, गन्ना उत्पादन एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणी गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, इसका क्या महत्व है। कृषि के पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है और कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशयन की ज़्यादा गुंजाइश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1, 2, 4। 1, 2, 4 यानी ये तीनों ही सही है, बस थर्ड वाला गलत है कि अकार्बनिक और कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसा नहीं है, दोनों का ही उपयोग किया जाता है इसमें आवश्यकता पड़ने पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है, कब घट जाएगी। यदि पौधा बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, बिल्कुल नहीं। पकने की अवधि में पाला गिर जाए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जैसे ही गन्ना पकने की शुरुआत करता है लगभग आपके अगस्त सितंबर में, और उस समय अगर पाला गिरना पड़ जाए या अक्टूबर में अगर पाला पड़ जाता है यानी कि कोहरा पड़ जाता है, तो गन्ने की फसल में मिठास कम हो जाती है, केवल पानी पानी रह जाता है और उसकी मिठास कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक। तो देखिए उत्तर प्रदेश अब नहीं है, ये 1999 का प्रश्न है, इसलिए उसका ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे तो अगर आप लेटेस्ट डेटा के अनुसार देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है कि सबसे आगे चल रहा है इस समय जो है कि चीनी उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फिर से यहाँ पूछ रहा है कि 15-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्य, तो महाराष्ट्र के बाद यूपी का नंबर आता है, न कि पहले आता है। ठीक है, आप यहाँ देखिए 2017 के प्रश्न में पूछा तो इसका आंसर देखिए, महाराष्ट्र सबसे पहले, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र जो है कि चीनी उत्पादन में सबसे पहले आता है, उसके बाद
बाद जो है कि उत्तर प्रदेश आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चीनी उद्योग में संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि चीनी का उत्पादक अब ये भारत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा उत्पादक जो है कि यूएसए होता है, उसके बाद जो है कि अर्थात ब्राज़ील हो गया, यूएसए हो गया, ये सब है, लेकिन भारत पहले उत्पादक पे नहीं आता है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यहाँ लिख रहा है शक्कर नगर। प्रश्नकाल के दौरान शक्कर नगर जो चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है वह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित था। वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य में अवस्थित हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश जो है कि शक्कर का प्याला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 19, 1903 में भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी और इसको पुनः योगी सरकार के द्वारा इस बार चला दी गई है, चालू कर दी गई है। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा समय होना और सस्ता श्रम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 1, 2, 3 ये 3 ऑप्शन स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन चौथा नहीं, सस्ता श्रम इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, ना दक्षिण भारत में है ना उत्तर भारत में सस्ता श्रम नहीं है। अगला प्रश्न है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कहाँ पे। कोयम्बटूर में किया जा रहा है। 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। तो SBI कोयम्बटूर में किया जाता है, अर्थात यहीं पे गन्ना प्रजनन केंद्र है, तो यहीं पर इसका पैदावार की जा रही है बीजों की। अगला प्रश्न है, गन्ने की अर्धसाली फसल पकने में कितने माह का समय लेती है। लगभग 16 से 18 माह का समय लेती है, यानी कि 1.5 साल का समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 22, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार और गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु कम है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कम है। और महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्रों में स्थापित हैं, यानी कि कोऑपरेटिव या गवर्नमेंट सेक्टर में। तो बी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि केवल सहकारी क्षेत्रों में स्थापित होने की वजह से चीनी अधिक हो जाएगी वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगला हम देखते हैं टॉपिक। अगला हमारा एक और प्रश्न है, नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगला टॉपिक है हमारा तिलहन, जो कि हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।